हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस मेडिकल एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी के एक बेहद फंडामेंटल और सच में फैसिनेटिंग टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो सुनने में किसी मिस्ट्री की तरह लगता है, पर जब हम इसे समझेंगे तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। एग्जाम्स के लिए एब्सोल्यूट क्लैरिटी बनाए रखने के लिए हम सभी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्ट्रिक्टली इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम इस टॉपिक को 5 मेन बकेट्स में कवर करेंगे। पहला, बेसिक्स ऑफ द एएनएस। दूसरा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स। तीसरा, केमिकल मैसेंजर्स की हिस्ट्री। चौथा, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के स्टेप्स। और आखिर में सिग्नल टर्मिनेशन और को ट्रांसमिशन। सेक्शन 1, बेसिक्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आइए सबसे पहले उस मैक्रो लेवल स्ट्रक्चर को समझते हैं जो हमारी बॉडी का इंटरनल ऑटो पायलट है। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो माइंड में आना चाहिए वो ये है कि ह्यूमन बॉडी अपना हार्ट बीट, डाइजेशन या ब्लड प्रेशर बिना किसी कॉन्शियस थॉट के आखिर कैसे रेगुलेट करती है। मतलब सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी ये कॉम्प्लेक्स विसरल फंक्शंस परफेक्टली कैसे रन होते रहते हैं। इस प्रिसिजन और ऑटोमेशन का पूरा क्रेडिट हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जाता है। एग्जाम्स में अक्सर इन दो सिस्टम्स का कंपैरिजन पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर होता है, मतलब ये स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करता है, और इसका डिस्टल सिनैप्स प्राइमरीली सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस के अंदर ही स्थित होता है। इसके नर्व फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं और यहाँ पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंटायरली इनवॉलंटरी है। ये हमारी बची हुई सभी ऑर्गन्स और विसरा को सप्लाई करता है। इसका सबसे डिफाइनिंग और इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसका डिस्टल सिनैप्स सीएनएस के बाहर गैंग्लिया में स्थित होता है। इसके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नॉन माइलिनेटेड होते हैं और यहाँ पेरिफेरल प्लेक्सस डेफिनेटली प्रेजेंट होता है। इस एफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जनरल आउटले मैप में हम एक क्लियर डिस्टिंक्शन देख सकते हैं। सबसे ऊपर ध्यान दीजिए, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली स्केलेटल मसल तक जाता है और एसिटिलकोलिन रिलीज करता है, जो सीधे निकोटीनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। लेकिन ऑटोनॉमिक डिवीजन में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ पाथवेज गैंग्लिया के थ्रू रिले होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स गैंग्लिया में निकोटीनिक रिसेप्टर्स पर एसिटिलकोलिन रिलीज करते हैं और उनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स अपने इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट या विसरा पर वापस एसिटिलकोलिन रिलीज करते हैं, जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। वहीं अगर हम सिंपैथेटिक पाथवेज को देखें तो उनका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टर साइट्स पर नॉरएड्रेनालिन होता है, जो अल्फा या बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स से बाइंड करता है। एक और छोटी सी डिटेल याद रखनी है, एक माइनर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पाथवे भी होता है स्वेट ग्लैंड्स के लिए, और साथ ही एड्रीनल मेडुला का पाथवे जहां एड्रेनालिन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ये पूरा मैप हमारी न्यूरोफार्माकोलॉजी का फाउंडेशन है। सेक्शन 2, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक डिविजन्स। अब इस स्ट्रक्चरल मैप से थोड़ा आगे बढ़ते हुए इफरेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो मेन एनाटॉमिकल और फंक्शनल सब डिविजन्स को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल आपके एग्जाम मेमोराइजेशन के लिए एक परफेक्ट टूल है। एनाटॉमिकल ओरिजिन की बात करें तो सिंपैथेटिक सिस्टम डोर्सोलंबर रीजन यानी T1 से L3 स्पाइनल सेगमेंट से ओरिजिनेट करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्रेनियोसैक्रल है, जिसमें क्रेनियल नर्व्स 3rd, 7th, 9th, 10th और सैक्रल सेगमेंट्स S2 से S4 शामिल होते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लिया उन ऑर्गन से काफ़ी दूर होते हैं जिन्हें वो सप्लाई करते हैं, इसीलिए इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबे होते हैं। वहीं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एग्जैक्टली ऑर्गन्स के ऊपर या उनके बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए वहां पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स शॉर्ट होते हैं। प्री टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर रेशियो अगर देखें तो सिंपैथेटिक में ये 1:20 से लेकर 1:100 तक हो सकता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी वाइड और डिफ्यूज होता है। पैरासिम्पैथेटिक में ये रेशियो जनरली 1:1 या 1:2 होता है, अलाउइंग फॉर प्रिसाइज लोकलाइज्ड कंट्रोल। मेजर न्यूरो इफेक्टर ट्रांसमीटर सिंपैथेटिक में नॉरएड्रीनल है और पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन। फंक्शनली समझना हो तो सिंपैथेटिक सिस्टम बॉडी को स्ट्रेस और इमरजेंसी यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है, जैसे एग्जाम से ठीक पहले हार्ट रेट बढ़ना, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम फूड एसिमिलेशन और एनर्जी कंजर्वेशन यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट पर फोकस करता है, जैसे एक भारी मील के बाद नींद आना। सेक्शन 3, हिस्ट्री ऑफ केमिकल मैसेंजर्स।
फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के हार्डकोर फैक्ट्स के बाद अब थोड़ा हिस्टोरिकल नैरेटिव की तरफ चलते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के इस माइक्रोस्कोपिक सॉफ्टवेयर की आखिर डिस्कवरी हुई कैसे, ये जानना सच में बहुत ज़रूरी और इंटरेस्टिंग है। एक वक्त था जब ये माना जाता था कि जंक्शनल ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन अर्ली 1900s में साइंटिफिक कम्युनिटी को कुछ नए क्लूज मिलने शुरू हुए। उपहार के तौर पर 1905 में एलियट ने सजेस्ट किया कि सिंपैथेटिक नर्व्स एक एड्रेनलिन लाइक सब्सटेंस रिलीज करके फंक्शन करती हैं। फिर 1907 में डिक्सन ने प्रपोज किया कि वेगस नर्व एक मस्करीन लाइक केमिकल रिलीज करती हैं। आगे चल के 1914 में डेल ने इन केमिकल्स को पैरासिम्पैथोमोमेटिक के रूप में कैरेक्टराइज किया। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1921 में, जब ओटो लोवी ने अपना फेमस फ्रॉग हार्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि लोवी को इस एक्सपेरिमेंट का आइडिया आधी रात को एक सपने में आया था। उन्होंने 2 फ्रॉग हार्ट्स को सीरीज में परफ्यूज किया। पहले हार्ट के वेगस नर्व को जब उन्होंने स्टिमुलेट किया तो दोनों हार्ट्स अरेस्ट हो गए। इस ऑब्जर्वेशन ने कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया कि पहले हार्ट से जरूर कोई ना कोई केमिकल परफ्यूजेट में रिलीज हुआ होगा जिसने दूसरे हार्ट को भी रोक दिया। लोवी ने इस मिस्टीरियस केमिकल को वेगस स्टॉफ नाम दिया, जिसे आगे चल के 1926 में एसिटाइलकोलिन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इस तरह से हुई थी न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन की असली डिस्कवरी। सेक्शन 4 स्टेप्स ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। हिस्ट्री से निकलकर अब वापस सेल बायोलॉजी और फिजियोलॉजी की माइक्रो लेवल डिटेल्स पर फोकस लाते हैं। आइए मेथोडिकली ब्रेक डाउन करें कि नर्व्स एग्जैक्टली सिनेप्सिस के अक्रॉस कैसे कम्युनिकेट करती हैं। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के इन एग्जैक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स को समझना एब्सोल्यूट जरूरी है। पहला स्टेप है इंपल्स कंडक्शन। नॉर्मली रेस्टिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल रफली -70 मिलीवोल्ट्स होता है। जब नर्व स्टिम्युलेट होती है तो अचानक से सोडियम यानी Na+ का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, जो डीपोलराइजेशन कॉज करता है, बेसिकली क्रिएटिंग एन एक्शन पोटेंशियल। दूसरा स्टेप है ट्रांसमिटर रिलीज। ये एक्शन पोटेंशियल जब प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग्स तक पहुंचता है तो कैल्शियम यानी Ca2+ एंट्री होती है। ये कैल्शियम सिनेप्टिक वेसिकल्स को एक्सोनल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने में बहुत मदद करता है और वेसिकल का कंटेंट यानी न्यूरोट्रांसमीटर एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जंक्शनल क्लेफ्ट में बाहर आ जाता है। यहाँ सिनेप्टोटैगमिन और सिनेप्टोब्रोवीन जैसे फ्यूजन प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा स्टेप होता है ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, जहां ये रिलीज हुआ ट्रांसमीटर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करता है। और आखिरी चौथा स्टेप है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, जहां एक नया नर्व इंपल्स, मसल कॉन्ट्रैक्शन या ग्लैंडुलर सिक्रीशन ट्रिगर हो जाता है। अब इन्हीं विजुअल मैकेनिज्म्स को हम डायग्रामेटिकली डिटेल में समझते हैं। ऊपर की तरफ देखें, एक एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर सोडियम इन्फ्लक्स करा रहा है। वही एग्जैक्टली नीचे की तरफ एक इनहिबिटरी ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल में क्लोराइड इन्फ्लक्स अलाउ कर रहा है, जिससे एसेंशियली ट्रांसमिशन ब्लॉक या इनहिबिट हो जाता है। इन्हीं 2 क्रिटिकल इवेंट्स को हम टेक्निकली EPSP और IPSP कहते हैं। अगर ट्रांसमीटर कैटायंस जैसे कि Na+ या Ca2+ का इन्फ्लक्स करवाता है तो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इस फिनोमेनन को डीपोलराइजेशन कहते हैं और जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसे EPSP या एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहा जाता है। ऑन द एग्जैक्ट फ्लिप साइड, अगर ट्रांसमीटर एनायंस की परमेबिलिटी बढ़ाता है, प्राइमरीली क्लोराइड यानी Cl- आयंस अंदर आते हैं, इससे इंटरनल एनवायरनमेंट और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसे हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं और जनरेट होने वाले पोटेंशियल को IPSP या इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कहा जाता है। एक स्टेबल और हेल्दी ऑटोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए EPSP और IPSP दोनों का सही इक्विलिब्रियम होना बहुत वाइटल है। सेक्शन 5 सिग्नल टर्मिनेशन एंड को ट्रांसमिशन। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल एक क्लोज लूप की तरह फंक्शन करता है। इसीलिए सिग्नल्स का जनरेट होना जितना जरूरी है, सिग्नल्स का सही वक्त पर प्रिसाइजली बंद होना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए इस मेडिकल एक्सप्लेनर के फाइनल सेक्शन पर आते हैं, जहां हम सिग्नल टर्मिनेशन और एक कटिंग एज कॉन्सेप्ट को ट्रांसमिशन को समझेंगे। सोचना यह है कि ट्रांसमीटर अपना काम खत्म करने के बाद आखिर जाता कहां है। पैरासिम्पैथेटिक जंक्शन पर ध्यान दें तो यहां एसिटाइलकोलिन रैपिडली डिग्रेड हो जाता है एक स्पेसिफिक एंजाइम के द्वारा, जिसका नाम है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ये प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट होता है, जिससे सिग्नल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली टर्मिनेट हो जाता है। वहीं सिंपैथेटिक न्यूरॉन पर अगर हम देखें तो मैकेनिज्म कंप्लीटली अलग है।
नॉरएड्रेनालिन एंजाइम से डिग्रेड होने की जगह मेनली वापस प्रीजंक्शनल न्यूरॉन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्टिव रीअपटेक कहते हैं और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है जिसे NET या नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर कहते हैं। बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा इधर उधर डिफ्यूज अवे हो जाता है। रेट ऑफ सिग्नल टर्मिनेशन सीधे तौर पर यह डिसाइड करता है कि एक जंक्शन आखिर कितनी तेजी से लगातार रिस्पॉन्सेस ट्रांसमिट कर सकता है। अब जरा इस प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल में देखिए। एक ही प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में प्राइमरी ट्रांसमीटर के साथ साथ कोर ट्रांसमीटर्स भी प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली वो अलग वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। बरसों से मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था वही पुराना 1 न्यूरॉन 1 ट्रांसमीटर मॉडल। पर सच तो ये है कि ये मॉडल एक ओवर सिंप्लीफिकेशन था। हमारा नर्वस सिस्टम रियल लाइफ में कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो दोनों ट्रांसमीटर साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन और नोरेड्रेनालिन के अलावा भी कई मैसेंजर्स इलैबोरेट होते हैं, जैसे प्यूरिन्स में ATP, पेप्टाइड्स में VIP और न्यूरोपेप्टाइड Y, और यहां तक कि नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। ये को ट्रांसमीटर्स प्राइमरी ट्रांसमीटर की पोस्ट सिनेप्टिक सेंसिटिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं या फिर प्री जंक्शनल रिसेप्टर्स पर एक्ट करके प्राइमरी ट्रांसमीटर के खुद के रिलीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड वेसल्स की सिंपैथेटिक नर्व्स में नॉरएड्रेनालिन के साथ NPY रिलीज होता है जो लॉन्ग लास्टिंग वैसोकंस्ट्रक्शन कॉज करता है। इन को ट्रांसमीटर्स के डिस्कवर होने के बाद ही नॉन एडिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक यानी NANC ट्रांसमिशन के पीछे का मिस्टेक फाइनली सॉल्व हुआ। इस पूरी जर्नी को ट्रेस करने के बाद हम सभी के लिए सोचने का एक प्रोफाउंडली प्रोवोकेटिव थॉट ये है, अगर एक ही नर्व से मल्टीपल को ट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं जिन सबका बिल्कुल अलग अलग टाइम कोर्स और डिस्टिंक्ट इफेक्ट है, तो क्या फ्यूचर फार्माकोलॉजी इन को ट्रांसमीटर्स को स्पेसिफिकली टारगेट करके मेडिकेशंस डिजाइन कर सकती हैं? क्या इन कॉम्प्लेक्स ऑटोनॉमिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हम सिर्फ एसिटाइलकोलिन और नॉरएड्रेनालिन के आगे बढ़कर VIP, ATP या नाइट्रिक ऑक्साइड को मैनिपुलेट करने वाली हाईली प्रिसाइज मेडिकेशंस बना सकते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम की इस माइक्रोस्कोपिक कॉम्प्लेक्सिटी में ही मेडिकल साइंस के फ्यूचर की ऐसी ही लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स छिपी हैं। इन्हीं थॉट्स के साथ आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर को हम यहां कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हर एक मैकेनिज्म और न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का फ्लो आप सभी को एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। कीप स्टडिंग, स्टे क्यूरियस।